नमस्कार दोस्तों, नीरज गुप्ता ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। भारत के संवैधानिक विकास पर हमारी चर्चा लगातार जारी है और इसी क्रम में आज हम बात करेंगे भारत शासन अधिनियम 1919। इसी को कहा जाता है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम भी इसी को कहा जाता है। मॉन्टेग्यू इस समय भारत मंत्री थे और चेम्सफोर्ड इस समय वायसराय थे। चेम्सफोर्ड इस समय वायसराय थे। अब ब्रिटिश सरकार इस अधिनियम को क्यों लेकर आई, वो कौन सी परिस्थितियां थी, वो कौन से कारण थे जिसके कारण ब्रिटिश सरकार इस अधिनियम को लेकर के आई, तो इन कारणों पर भी हम बात कर लेते हैं। इन कारणों में जो सबसे पहला कारण है वह है 1909 के सुधारों से कोई भी वर्ग संतुष्ट नहीं था। 1909 के सुधारों से समाज का कोई भी वर्ग संतुष्ट नहीं था। क्यों संतुष्ट नहीं था? हमने 1909 का जब अधिनियम पढ़ा था उस समय बात की थी कि अंग्रेजों के द्वारा सांप्रदायिक निर्वाचन व्यवस्था की शुरुआत कर दी गई थी और उस सांप्रदायिक निर्वाचन के अंतर्गत मुस्लिमों को उनकी जनसंख्या से अधिक प्रतिनिधित्व दिया गया। इस कारण समाज के जो दूसरे वर्ग थे उनमें नाराजगी बढ़ने लगी। कांग्रेस के अंदर भी नाराजगी बढ़ने लगी। कांग्रेस के अंदर जो उग्रवादी दल के नेता थे उनमें भी नाराजगी बढ़ने लगी। उदारवादी जो नेता थे वो भी संतुष्ट नहीं थे। उन्होंने भी 1909 के सुधारों को पर्याप्त नहीं माना और ब्रिटिश सरकार के द्वारा इन 1909 के सुधारों के तहत मुस्लिम निर्वाचन क्षेत्रों एवं सामान्य निर्वाचन क्षेत्रों में भेदभाव बढ़ता गया था। इस कारण से 1909 के सुधारों से समाज का कोई भी वर्ग संतुष्ट नहीं था। ये पहला कारण। दूसरा कारण प्रथम विश्व युद्ध। आप सभी जानते हैं कि 1914 से 1918 के मध्य प्रथम विश्व युद्ध लड़ा गया था और इस विश्व युद्ध में दो धड़े थे। एक तरफ मित्र राष्ट्र और दूसरी तरफ दूरी राष्ट्र थे। मित्र राष्ट्रों में अमेरिका, रूस, ब्रिटेन व फ्रांस थे। दूरी राष्ट्रों में जर्मनी, हंगरी, टर्की जैसे राष्ट्र थे और इस विश्व युद्ध में भारत ने ब्रिटेन की ओर से हिस्सा लिया था क्योंकि उस समय भारत ब्रिटेन का उपनिवेश था। भारत ने इस विश्व युद्ध में ब्रिटेन की सैन्य व आर्थिक रूप से मदद की थी। आप सभी इस बात को भी जानते हैं कि 1915 में महात्मा गांधी भारत आए थे और महात्मा गांधी ने भारतीय युवाओं को ब्रिटिश सेना में भर्ती होने के लिए प्रोत्साहित किया था और इस विश्व युद्ध से एक आत्मनिर्णय का सिद्धांत उभर कर सामने आया। अर्थात मित्र राष्ट्रों के द्वारा यह प्रचारित किया गया कि यह युद्ध प्रजातंत्र की रक्षा के लिए लड़ा जा रहा है और भारतीयों के मन में भी इस बात को लेकर आशा जगी कि जब युद्ध प्रजातंत्र की रक्षा के लिए लड़ा जा रहा है तो युद्ध समाप्त होने के उपरांत भारत कम से कम स्वशासन के मार्ग पर तो चल पड़ेगा। तो दूसरा जो रीजन था वो था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर यानी प्रथम विश्व युद्ध। तीसरा कारण लखनऊ समझौता। लखनऊ समझौता
1916। कांग्रेस का अधिवेशन 1916 में लखनऊ में आयोजित हुआ और इस लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार के द्वारा की गई थी। इस लखनऊ समझौते में दो महत्वपूर्ण बातें हुई। एक तो गरम दल व नरम दल, इनके मध्य समझौता हुआ। आप सभी जानते हैं कि 1907 में कांग्रेस का विभाजन हो चुका था और कांग्रेस के उग्रवादी दल के जो नेता थे उन्हें कांग्रेस से बाहर कर दिया गया था। इस लखनऊ समझौते के अंतर्गत उन उग्रवादी दल के नेताओं की कांग्रेस में वापसी हुई, अर्थात गरम दल व नरम दल में समझौता हुआ। पहली बात तो ये हुई। दूसरी बात, कांग्रेस व मुस्लिम लीग में समझौता हुआ। कांग्रेस व मुस्लिम लीग में समझौता हुआ। मुस्लिम लीग भी ब्रिटिश सरकार से नाराज चल रही थी और कांग्रेस भी ब्रिटिश सरकार से नाराज चल रही थी। दोनों में समझौता हुआ, लेकिन यहाँ पे कांग्रेस के द्वारा एक बहुत बड़ी भूल कर दी गई। कांग्रेस के द्वारा मुस्लिम लीग की जो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की मांग थी उसे स्वीकार कर लिया गया, जो आगे चलकर एक बहुत बड़ी भूल साबित हुई। तो एक लखनऊ समझौता भी बहुत बड़ा रीजन था, क्योंकि कुछ तात्कालिक रूप से तो इस लखनऊ समझौते का लाभ जरूर हुआ, लेकिन दीर्घकाल में इसका नुकसान ही उठाना पड़ा। इसके बाद दो रीजन और हैं, उन पे भी बात कर लेते हैं। होम रूल आंदोलन, चौथा बिंदु, होम रूल आंदोलन, यह भी 1916 में हुआ था। आयरलैंड की तर्ज पर भारत में भी स्वशासन की मांग की गई और भारत में दो होम रूल लीग बनी, एक तो तिलक के नेतृत्व में और एक एनी बेसेंट के नेतृत्व में। एनी बेसेंट के नेतृत्व में तिलक की जो होम रूल लीग थी, इसका कार्य क्षेत्र महाराष्ट्र व उसके आसपास का क्षेत्र था, जबकि एनी बेसेंट की जो होम रूल लीग थी इसका कार्य क्षेत्र संपूर्ण भारत था। एनी बेसेंट की होम रूल लीग में देश के चोटी के नेता शामिल थे, इस बात को भी आप ध्यान रखें। अगला बिंदु है मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया कमीशन की रिपोर्ट। मेसोपोटामिया कमीशन की रिपोर्ट। इस रिपोर्ट में ब्रिटिश सरकार पर यह आरोप लगाया गया कि आपने भारत में शासन व्यवस्था को सही तरीके से संचालित नहीं किया है। होम रूल आंदोलन व मेसोपोटामिया कमीशन की रिपोर्ट ये तात्कालिक कारण थे भाई, तात्कालिक कारण। 1919 के अधिनियम के पारित होने के संदर्भ में ये दोनों तात्कालिक कारण थे, इस बात को भी आप ध्यान रखें। होम रूल आंदोलन एवं मेसोपोटामिया कमीशन की रिपोर्ट। तो ये तो हमने बात की रीजंस पर। अब बात करते हैं कैसे घटनाक्रम आगे बढ़ा, किस प्रकार से यह अधिनियम आया। उन्नीस 1915 में कांग्रेस का अधिवेशन, कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ पे हुआ? बंबई में। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? एसपी सिन्हा के द्वारा। एसपी सिन्हा यानी सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा के द्वारा इस अधिवेशन की अध्यक्षता की गई। और एसपी सिन्हा के द्वारा ब्रिटिश सरकार से अपने अध्यक्षीय भाषण में पूछा गया कि ब्रिटिश सरकार उन उद्देश्यों को स्पष्ट करे जिन उद्देश्यों को लेकर के भारत में शासन व्यवस्था का संचालन किया जा रहा है। अर्थात ब्रिटिश सरकार भारत में शासन व्यवस्था का संचालन किन उद्देश्यों को लेकर के कर रही है। इसी के प्रति उत्तर में
मॉन्टेग्यू घोषणा, इसी को कहा जाता है अगस्त घोषणा। अगस्त घोषणा, और ये हुई थी 20 अगस्त 1917 को। कहाँ पे? ब्रिटेन का जो हाउस ऑफ कॉमन्स जो सदन है वहाँ पे ये घोषणा की गई थी। मॉन्टेग्यू घोषणा या अगस्त घोषणा कब की गई? 20 अगस्त 1917 को। इस घोषणा में क्या बात कही गई? पहली बात, ब्रिटिश सरकार का उद्देश्य भारत में उत्तरदायी शासन की स्थापना करना है। पहली बात क्या कही गई? ब्रिटिश सरकार का उद्देश्य भारत में उत्तरदायी शासन की स्थापना करना है। भारत में उत्तरदायी शासन के प्रत्येक चरण का निर्णय ब्रिटिश सरकार के द्वारा ही किया जाएगा। और तीसरी बात, भारत में ब्रिटिश शासन का संचालन इस आशय के साथ किया जाएगा कि प्रशासन में अधिक से अधिक भारतीयों की हिस्सेदारी हो। तो 3 महत्वपूर्ण बातें की गई थी। इसके पश्चात जो भारत मंत्री मॉन्टेग्यू थे, ये नवंबर 1917 में भारत आए, और भारत आकर इन्होंने जो वायसराय थे चेम्सफोर्ड, उनसे व अन्य अधिकारियों से और कुछ भारतीय नेताओं से भी वार्तालाप किया, और तत्पश्चात एक समिति का गठन किया गया। और इस समिति में 3 लोग थे। कौन कौन थे? सर विलियम ड्यूक, भूपेंद्र नाथ बसु, सर चार्ल्स रॉबर्ट। ये 3 सदस्य इस समिति में थे, और इन तीनों सदस्यों के द्वारा जुलाई 1918 में एक योजना प्रस्तुत की गई। उस योजना का नाम है मोंटफोर्ड योजना। और इस मोंटफोर्ड योजना के आधार पर ही 1919 का भारत शासन अधिनियम या मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम ब्रिटिश संसद के द्वारा पारित किया गया था। उदारवादियों के द्वारा इस मोंटफोर्ड योजना को मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी गई। भारत का मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी गई। इतने प्रश्न हुए तो मोंटफोर्ड योजना को भारत का मैग्ना कार्टा की संज्ञा किसके द्वारा दी गई? उदारवादियों के द्वारा। किस योजना के आधार पर 1919 का भारत शासन अधिनियम पारित किया गया? मोंटफोर्ड योजना के आधार पर। मोंटफोर्ड योजना किन व्यक्तियों के द्वारा प्रस्तुत की गई? 3 व्यक्ति थे, सर विलियम ड्यूक, भूपेंद्रनाथ बसु, सर चार्ल्स रॉबर्ट। तो ये सारी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हम बात करेंगे भारत शासन अधिनियम 1919 के महत्वपूर्ण प्रावधान कौन कौन से हैं, उन पे बात करते हैं। अधिनियम के महत्वपूर्ण प्रावधान। अधिनियम के महत्वपूर्ण प्रावधान। प्रावधान कौन कौन से हैं, इस पे बात करते हैं। तो पहला प्रावधान है, केंद्र में द्विसदनात्मक विधानमंडल की स्थापना। केंद्र में द्विसदनात्मक विधानमंडल की स्थापना पहला बिंदु है। केंद्र के विधानमंडल में 2 सदन होने थे। कौन कौन से?
एक तो राज्य परिषद, ये उच्च सदन था, और दूसरा विधानसभा, ये निम्न सदन था। राज्य परिषद में जो सदस्य संख्या थी ये 60 निर्धारित की गई, और इन 60 में से 34 तो निर्वाचित होने थे और 26 मनोनीत होने थे। और इसी प्रकार विधानसभा में सदस्य संख्या 145 निर्धारित की गई। इन 145 में से 104 निर्वाचित होने थे और 41 मनोनीत होने थे। मनोनीत। राज्य परिषद के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष निर्धारित किया गया और विधानसभा के सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष निर्धारित किया गया। तो केंद्रीय विधानसभा में 2 सदन होने थे, राज्य परिषद, विधानसभा। राज्य परिषद उच्च सदन था, विधानसभा निम्न सदन था। राज्य परिषद में सदस्यों की संख्या 60 निर्धारित की गई। इन 60 में से 34 तो निर्वाचित होने थे और 26 मनोनीत होने थे। इसी प्रकार विधानसभा में जो सदस्य संख्या है वो 145 निर्धारित की गई। 145 में से 104 निर्वाचित व 41 मनोनीत होने थे। राज्य परिषद के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष निर्धारित किया गया और विधानसभा के सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष निर्धारित किया गया। और दोनों सदनों के जो बहुसंख्यक सदस्य हैं इनका चुनाव किस आधार पे हुआ? प्रत्यक्ष आधार पे। यानी प्रत्यक्ष रूप से दोनों सदनों के जो बहुसंख्यक सदस्य थे उनका चुनाव हुआ। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि भारत में सर्वप्रथम प्रत्यक्ष निर्वाचन की शुरुआत कब हुई? 1919 के भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत। भारत में सर्वप्रथम प्रत्यक्ष निर्वाचन की शुरुआत कब हुई? 1919 के भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत। और बात करते हैं अपन इसमें। भारत में प्रत्यक्ष निर्वाचन की शुरुआत इसी अधिनियम के अंतर्गत हुई। इसको भी ध्यान रखना आप। प्रत्यक्ष निर्वाचन की शुरुआत लगभग भारत की कुल 3% जनता को मताधिकार दिया गया, यानी वोट देने का अधिकार दिया गया। और मताधिकार किस आधार पर दिया गया? संपत्ति के आधार पे, यानी संपत्ति संबंधी योग्यता के आधार पे मताधिकार दिया गया। और यहाँ पे सबसे बड़ी बात आप ध्यान रखना कि इस अधिनियम के तहत महिलाओं को भी वोट देने का अधिकार दिया गया था। ध्यान रखना, आपसे पूछा जा सकता है कि किस अधिनियम के अंतर्गत महिलाओं को सर्वप्रथम वोट देने का अधिकार दिया गया? भारत शासन अधिनियम 1919 या मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम 1919। इस बात को भी आप ध्यान रखें। और यह तो हमने बात की केंद्र में द्विसदनात्मक विधानमंडल की। अब राज्यों में क्या हो रहा था, यानी प्रांतों में। तो प्रांतों में सदस्य, हर प्रांत की सदस्य संख्या अलग अलग थी, इसलिए एक फॉर्मूला बनाया गया कि प्रांतों में 70% सदस्य तो क्या होंगे? निर्वाचित होंगे। यानी कोई सा भी प्रांत हो, वहां पे कितने भी सदस्य संख्या हो, वहां पे 70% सदस्य निर्वाचित होंगे और 30% सदस्य मनोनीत होंगे। ये एक फॉर्मूला बनाया गया।
तो इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि प्रांतों में एक तरह से भारतीयों का बहुमत था, प्रांतों में भारतीयों का बहुमत था, प्रांतों में भारतीयों का बहुमत था, यानी भारतीयों का बहुमत हो गया है प्रांत में, भारतीयों का बहुमत, ये प्रांतों में हो गया। तो ये तो हमने बात की केंद्र में द्विसदनात्मक विधानमंडल। अब हम इस अधिनियम की जो दूसरी महत्वपूर्ण विशेषता है और इस 1919 के अधिनियम की जो सर्वप्रमुख विशेषता है उस पर बात करेंगे। दूसरी जो महत्वपूर्ण विशेषता है, प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत, प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत। द्वैध शासन क्या होता है ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। इस व्यवस्था के अंतर्गत शासन के विषयों को अलग अलग भागों में बांटा जाता है और दोनों तरह के शासन का संचालन अलग अलग तरह के व्यक्तियों के द्वारा किया जाता है, जिसे हम द्वैध शासन कहते हैं। 1919 के जो प्रांतों में द्वैध शासन लाया गया था, इसका जो जनक था वो था लियो कार्टियस, ये जनक था। और इसके अंतर्गत शासन के विषयों को दो भागों में बांटा गया, एक तो केंद्रीय विषय, इसके अंतर्गत 47 विषय रखे गए, और दूसरा प्रांतीय विषय, इसके अंतर्गत 50 विषय रखे गए। फिर इन 50 प्रांतीय विषयों को भी दो भागों में बांटा गया, एक तो आरक्षित विषय, आरक्षित कह दीजिए या संरक्षित कह दीजिए, बात एक ही है, और हस्तांतरित विषय, हस्तांतरित विषय। आरक्षित विषयों में लगभग 22 विषय थे और हस्तांतरित विषयों में लगभग 28 विषय थे। आरक्षित विषयों में कौन कौन से विषय थे, जैसे रक्षा नहीं, पुलिस, भू राजस्व, न्याय व वित्त। और इन विषयों के मंत्री गवर्नर जनरल की परिषद के सदस्यों को बनाया गया था और वह सदस्य केवल गवर्नर जनरल के प्रति ही उत्तरदायी थे। हस्तांतरित विषयों में जैसे चिकित्सा, शिक्षा, सार्वजनिक निर्माण और स्थानीय स्वशासन जैसे विषय थे। और इन विषयों के मंत्री प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों को बनाया गया था, जो केवल प्रांतीय विधानसभाओं के प्रति ही उत्तरदायी होते थे। एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि जैसे यहां पे आप देखिए, वित्त किसके पास है, गवर्नर जनरल के पास है। अभी तक वित्त किसके पास है, गवर्नर जनरल के पास। अब मान लीजिए शिक्षा के लिए, चिकित्सा के लिए, सार्वजनिक निर्माण के लिए, सड़कें वगैरह बनवाने के लिए पैसे की आवश्यकता है, तो इन सदस्यों को किसके पास जाना पड़ेगा, गवर्नर जनरल के पास। अब ये गवर्नर जनरल की इच्छा के ऊपर निर्भर था कि वह वित्तीय स्वीकृति दे या न दे। इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि एक तरह से जो ये अधिनियम है, इसे आंशिक उत्तरदायी व्यवस्था के नाम से भी जानते हैं कि यानी उन आंशिक उत्तरदायी शासन व्यवस्था किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता है, तो भारत शासन अधिनियम 1919 की।
और ये प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था इस अधिनियम की सर्वप्रमुख विशेषता, इस बात को भी आप ध्यान रखें, सर्वप्रमुख विशेषता ही है। देखिए यहाँ पे पूर्ण उत्तरदायी नहीं है, यहाँ आंशिक उत्तरदायी है, क्योंकि यहाँ वित्त भी गवर्नर जनरल के पास है। एक बार और देख लेते हैं इसको। प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत किस अधिनियम की सर्वप्रमुख विशेषता है? भारत शासन अधिनियम 1919 की। इसे ही आंशिक उत्तरदायी शासन व्यवस्था के नाम से भी जाना जाता है। 1919 के प्रांतों में द्वैध शासन का जनक किसे माना जाता है? लियो कार्टियस, इसे जनक माना जाता है। इस व्यवस्था के अंतर्गत शासन के विषयों को दो भागों में बांटा गया। केंद्रीय विषय कितने विषय थे? 47। प्रांतीय विषय कितने विषय? 50। फिर इन 50 प्रांतीय विषयों को दो भागों में बांटा गया, आरक्षित या संरक्षित विषय और हस्तांतरित विषय। आरक्षित विषयों में कुल कितने विषय रखे गए? 22 विषय, जैसे पुलिस, भू राजस्व, न्याय, वित्त आदि। और इन विषयों का मंत्री किसे बनाया जाता था? गवर्नर जनरल की परिषद के सदस्यों को, जो कि गवर्नर जनरल के प्रति ही उत्तरदायी थे। और हस्तांतरित विषयों में कितने विषय थे? 28। कौन कौन से विषय थे? जैसे चिकित्सा, शिक्षा, सार्वजनिक निर्माण व स्थानीय स्वशासन जैसे विषय इसके अंतर्गत थे। इन विषयों के मंत्री किसे बनाया जाता था? प्रांतीय विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों को। और वह किसके प्रति उत्तरदायी थे? प्रांतीय विधानसभाओं के प्रति उत्तरदायी थे। तो यह हमने बात की दूसरी विशेषता की। अब आगे बात करते हैं तीसरी विशेषता। तीसरी विशेषता सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का विस्तार। सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का विस्तार भी इसी अधिनियम के अंतर्गत हुआ। हमने 1909 में पढ़ा था कि मुस्लिम व्यापारी व जमींदारों को विधानसभाओं में प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व दिया गया था। यह 1909 में था। यह व्यवस्था 1909 में थी। और 1919 में क्या हुआ? 1919 में प्लस इसमें कौन कौन जुड़ा? सिख, ईसाई, भारतीय ईसाई कर लो यहां पे, ईसाई की जगह भारतीय ईसाई, भारतीय ईसाई, यूरोपीय, आंग्ल भारतीय, आंग्ल भारतीय, इन्हें भी विधानसभाओं में प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व दिया गया। आप सभी जानते हैं कि ब्रिटिश सरकार की जो नीति थी वो क्या थी? फूट डालो और राज करो की नीति। और इसी नीति को आगे बढ़ाते हुए ब्रिटिश सरकार के द्वारा सिख, भारतीय ईसाई, यूरोपीय एवं एंग्लो इंडियंस को विधानसभाओं में प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया। यहां पे आप इसको अच्छी तरह से ध्यान रखना इन चारों नियम का, क्योंकि यहां से कभी भी अच्छा क्वेश्चन बन सकता है कि निम्न में से भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत किसे प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया था? 3 इधर से दे देगा, 1 इधर से डाल सकता है। इस बात को भी आप ध्यान रखें। इसके बाद हम चौथी विशेषता पर बात करते हैं। नरेंद्र मंडल की स्थापना। नरेंद्र मंडल की स्थापना भी इसी अधिनियम के अंतर्गत की गई। इस मंडल का गठन 8 फरवरी 1921 को हुआ। 8 फरवरी 1921 को। और इस मंडल में कुल 121 राजा थे। बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह जी
इस मंडल के प्रथम चांसलर बने, फर्स्ट चांसलर बने। और इस मंडल में राजस्थान की कुल 4 रियासतें शामिल थी। 4 रियासतें कौन कौन से रियासतें थी? अलवर, धौलपुर, करौली और बीकानेर। अलवर, धौलपुर, करौली व बीकानेर। राजस्थान की कुल कितनी रियासतें शामिल थी? 4। नरेंद्र मंडल का गठन किस शासन अधिनियम की प्रमुख विशेषता है? भारत शासन अधिनियम 1919। गठन कब हुआ? 8 फरवरी 1921 को। कुल कितने राजा थे? 121। प्रथम चांसलर कौन थे? फर्स्ट चांसलर कौन थे? महाराजा गंगा सिंह जी बीकानेर के। राजस्थान की कुल कितनी रियासतें इस मंडल में थी? 4। अलवर, धौलपुर, करौली, बीकानेर। आगे बात करते हैं। पांचवी विशेषता, प्रांतों में लोक सेवा आयोग का गठन, यानी प्रांतीय लोक सेवा आयोग का गठन कब किया गया? 1926 में किया गया। किसकी सिफारिश पर? 1924 के विधि आयोग की सिफारिश पर। विधि आयोग की सिफारिश पर। सिफारिश पर। प्रांतों में लोक सेवा आयोग का गठन किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता है? भारत शासन अधिनियम 1919। गठन कब हुआ? 1926 में। किसकी सिफारिश पर हुआ? 1924 की विधि आयोग की सिफारिशों के आधार पर। इसके अलावा और कौन सी महत्वपूर्ण विशेषता है इस अधिनियम की? ब्रिटेन में हाई कमिश्नर के पद का गठन हुआ और पहला हाई कमिश्नर विलियम म्यूल को बनाया गया। पहला हाई कमिश्नर किसको बनाया गया? विलियम म्यूल को। इसके अलावा और भारत परिषद में परिवर्तन। भारत परिषद में परिवर्तन भी इस अधिनियम की एक महत्वपूर्ण विशेषता। भारतीयों की एक लंबे समय से मांग थी कि भारत परिषद को समाप्त किया जाए, लेकिन समाप्त तो नहीं किया गया। इसमें जो 15 सदस्य थे, इनकी जगह अब 12 कर दिए, यानी भारत परिषद में सदस्य संख्या कम कर दी गई। इसके अलावा जो गवर्नर जनरल की परिषद में जो कुल 6 सदस्य होने थे, इन 6 में से 3 का भारतीय होना निश्चित कर दिया गया। यानी गवर्नर जनरल की परिषद में जो 6 सदस्य होंगे, उनमें से 3 सदस्य भारतीय होंगे। इसके अलावा 1-2 महत्वपूर्ण विशेषताएं और हैं, 1-2 और हैं, जैसे भारत परिषद के जो सदस्य हैं, उनका वेतन अब ब्रिटेन के राजकोष से देना तय हुआ और केंद्रीय बजट को राज्य बजट से अलग कर दिया गया। तो ये 1919 के अधिनियम पर हमने काफी बात की। इस संबंध में 2 महत्वपूर्ण स्टेटमेंट और हैं, यानी कथन। जैसे कांग्रेस ने क्या कहा कि 1919 के सुधार, यानी भारत शासन अधिनियम 1919 में जो भी सुधार किए गए हैं वह निराशाजनक हैं। यानी कांग्रेस के द्वारा 1919 के अधिनियम में जो भी सुधार किए गए उन्हें निराशाजनक बताया गया। इसी प्रकार एक स्टेटमेंट और है लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक का। इन्होंने 1919 के सुधारों को बिना सूरज का सवेरा बताया। बिना सूरज का सवेरा बताया।
बिना सूरज का सवेरा बताया। तो ये हमने भारत शासन अधिनियम 1919 पर काफ़ी विस्तार से बात की है। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आएगा। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।